तो इसराइलियात में ओल्ड टेस्टिमेंट में इनके एक बाब 38 है, जिसमें ये पेशगोई की गई है कि इसराइल के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद बनेगा जिसकी क़यादत जूज करेगा और ये शमाल की सरजमीन मजूज से आएगा। दरअसल यही वो फसाद की जड़ है। इसको हल्के में सिर्फ एक सीनेटर की तरह ना लें, क्योंकि ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में शामिल है और ये लगभग 25 साल से एक्टिव भूमिका निभा रहा है। यही वो इंसान है जिसने पूरा का पूरा प्लान तैयार किया, सिक्योरिटी का एडवाइजर भी है, और ये वो है जो वहाँ हथियार लॉबी है या ज़ायनिस्ट लॉबी माना जाता है, जिसने 98% पेंटागन को यहूदी या इजरायली लॉबी से भर रखा है। अमेरिका और इजराइल कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका वक्त खत्म हो चुका है। बहुध्रुवीय दुनिया बनने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अपनी इस वीडियो का आगाज मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से करूंगा। ये तिर्मिज़ी की 2269वीं हदीस है और इस हदीस में ये लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, इन झंडों का कोई ताकत मुकाबला ना कर सकेगी, यहाँ तक कि एलिया कुदस, बैतुल मक़दस या यरूशलेम में फतह होने के बाद ये गाड़ दिए जाएंगे। तो ये वो हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि तिर्मिज़ी में मौजूद है। और ये जिस इलाके में अब जंग शुरू हुई है ईरान के, ये सारा इलाका खुरासान में आता है। और जो खुरासान के लश्कर हैं उनके बारे में जो पेश गोई है कि इन लश्करों का कोई ताकत भी मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो ये वो इलाका है जिसके बारे में इसराइल और अमेरिका को बड़ी परेशानी है, और जितनी भी तागूती ताकतें हैं जो कि बैतुल मक़दस के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना चाहती हैं, उन सब को इस इलाके से सबसे ज़्यादा खतरा है। तो अभी इन्होंने सारी अरब रियासतों को तबाह करने के बाद, सऊदी अरब को ख़त्म करने के बाद, अगर सऊदी अरब को देखें तो कुछ टाइम तक सऊदी अरब के ऊपर पाकिस्तान की कुछ मिलिट्रीज वगैरह मौजूद थी और वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल था मुसलमानों का। लेकिन अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर नेटो बैठी हुई है सऊदी अरब में, अमरीकी अड्डे हैं और उन्हीं के एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब का दिफा कर रहे हैं। इसके अलावा जॉर्डन की सूरत हाल आपने देख ली कि जॉर्डन में ईरानी ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं जो कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए फायर हो रहे हैं, या ईरान इसराइल के ऊपर फायर कर रहा है जो कि हमारे गजा में मुसलमानों का कातिल है, जिसने लाखों हमारे लोग शहीद कर दिए, उसके खिलाफ फायर किए जा रहे हैं। इसके बाद आप लबनान में आ जाएं तो लबनान में हिजबुल्लाह मौजूद थी, लेकिन लबनान की हुकूमत भी कुछ इस तरह की है कि उनके पास कोई भी एयर पावर नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ सके। इतना कमज़ोर कर दिया उन्होंने लबनान को भी। इसके बाद अभी आप आ जाएं आगे इराक में और सीरिया में, तो ये दोनों मुल्क भी बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे खाना जंगी है और इनके पास भी ना तो वेपन है, ना तो इनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं कि ये इसराइल के खिलाफ खड़ा हो सके। तो पूरे खित्ते में एक छोटे से मुल्क इसराइल को बदमाश बना के पूरे इर्द गिर्द के मुल्क उन्होंने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। यूएई, ओमान, मस्कत, सारी ये रियासतें भी बिल्कुल ऐसे हैं, इनका कोई भी दफाई निज़ाम नहीं है, ये किसी भी तरीके से इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो इस वक्त सिर्फ दो ताकतें थी मुस्लिम दुनिया की जो इसराइल के खिलाफ खड़ा हो सकती थी। तो उनमें जो एक ताकत थी वो ईरान थी, जो कि इसराइल के खिलाफ लड़ भी रहा था हर महाज के ऊपर, और इनके खिलाफ मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उसने अपनी तंजीमें भी खड़ी की हुई थी जो कि इसराइल का मुकाबला कर रही थी। जबकि जो दूसरी ताकत है सबसे बड़ी, पहली ताकत सबसे बड़ी जो कह लें पावर के लिहाज से जो लड़ सकती है इसराइल से, तो वो था पाकिस्तान। तो अभी ईरान का नंबर आ गया है और ईरान को ये तबाह करने के ऊपर तुल गए हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जंग कोई ईरान के एटमी हथियार तबाह करने के लिए है या ये ईरान के ऊपर कोई उनकी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह के प्रोग्राम को तबाह करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये जंगें बिल्कुल प्लान के साथ, तरतीब के साथ, जो कि एंड ऑफ टाइम है उसके हवाले से ये तरतीब दी जा रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि CIA इन जंगों के पीछे नहीं है। इन जंगों को करवाने वाला असल जो अदारा है वो है MI6 बरतानिया का, और जितनी यहूदी लॉबी अमेरिका में बैठी है वो सारी इन जंगों के पीछे है। और वो जंगें सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि वो मुसलमान दुनिया को इतना कमज़ोर करके
बैतुल मक़दस के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और जहां पर अपना थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं जो कि उनका तबाह हो चुका है। हमारा ये मानना है कि उनका जो है वो दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि वो उनका कोई मसीहा आएगा जब वो थर्ड टेंपल बनाएंगे और पूरी दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत कायम होगी। जबकि हमारा ये ईमान है कि इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इस्लाम का पूरी दुनिया के ऊपर बोलबाला होगा। तो ये दोस्तों अब तक की सिचुएशन है। हमारी मुस्लिम दुनिया बिल्कुल गाफिल बैठी है, बल्कि हमारे यूरोप रियासतें हैं वो तो उल्टा उनके साथ मिली हुई हैं बड़ी अरसे की, तो ये तो किसी खाते में नहीं आती। लेकिन अब जो ताकतें उठेंगी, इनका मुकाबला करेंगी, उनमें अभी ईरान खड़ा हो गया है, पाकिस्तान भी खड़ा होगा, अफगानिस्तान भी आने वाले कुछ वक्त में खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ। जबकि इन इस्लामी रियासतों के साथ जो रियासतें खड़ी होंगी उनमें चीन और रूस बड़े वाज़िया तौर पर शामिल हैं। तो इसराइलियात में ओल्ड टेस्टिमेंट में इनके एक बाब 38 है जिसमें ये पेशगोई की गई है कि इसराइल के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद बनेगा जिसकी क़यादत जूज करेगा और ये शमाल की सरजमीन मजूज से आएगा। और जूज का सरदार ये मानते हैं रूस को, और इसकी साथी जो रियासतें हैं वो मानते हैं ईरान को, इथोपिया को, सूडान को और तुर्की और वस्ती एशियाई रियासतों को। तो इनको यहूदी इसका साथी मानते हैं। तो यानी इनकी पेशगोई ये है कि इनके ऊपर जो हमला होगा वो इस साइड से होगा और ये बड़ा ताकतवर एक फौजी इत्तेहाद बनेगा इनके खिलाफ। और इनका ये भी मानना है कि ये जल्जले वगैरह या इनके ऊपर कोई अजाब आएगा जिससे ये तबाह हो जाएंगे। तो ये इसराइलियात हैं और इसी के मुताबिक सारी जंग की तैयारी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने रशिया के साथ अपना महाज खोला यूक्रेन में, उसको यूक्रेन की तरफ उलझा कर उधर जंग छेड़कर, और इस सारी जंग के पीछे भी जो असल दिमाग है वो बरतानिया का है। तो उस तरफ इन्होंने उसको उलझा कर अभी फिर इन्होंने इधर ईरान के खिलाफ अपना महाज खोला है, और अभी इधर जब ये महाज अपना गर्म करेंगे तो साथ में ये मुझे उम्मीद है कि तुर्की के साथ भी अपना महाज खोल सकते हैं। तो ये दोस्तों सारी जो तैयारी है एंड ऑफ टाइम के हवाले से है और ये यरूशलेम के ऊपर कब्जे के हवाले से है। लेकिन हमारी मुसलमान दुनिया ने या तो आंखें बंद कर ली हैं या फिर इनको नजर नहीं आ रहा क्यों ये अपने जो इस्लामी तलीमात हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एंड टाइम के हवाले से, उसके बारे में ये क्यों तैयारी नहीं कर रहे। तो अभी आप खुरासान के वो लश्कर वाली हदीस को लें और जो इसराइलियात की ये मतलब बात है इसको लें तो आपको बड़ा वाज़ह तौर पर पता चल जाएगा कि ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो पाकिस्तान को जी बिल्कुल अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है। हमारी जो जंग होगी सबसे पहले हमारी जंग इंडिया के खिलाफ होगी और सबसे पहले हम इंडिया को फतह करेंगे और फिर ये लश्कर यहाँ से निकलकर एलिया या बैतुल मक़दस में अपने झंडे गाड़ेंगे। तो इस हवाले से भी अहादीस मौजूद हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमें जो सारी अपनी तैयारी करनी है वो इसी सारी सिचुएशन को देखकर करनी है और एंड ऑफ टाइम को देखकर करनी है। और एंड ऑफ टाइम में जो गैर इस्लामी मुल्क हमारे साथी होंगे उनमें बड़ा वाज़िया तौर पर अभी ब्लॉक बनता नजर आ रहा है कि एक तो उसमें रशिया है और एक इसमें चाइना है, और इनके साथ जो बड़ी इस्लामी ताकतें खड़ी होंगी उनमें पाकिस्तान का पहला नंबर है। आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर किस नौयत के ताल्लुकात हैं और अभी पाकिस्तान के इसी तरह के ताल्लुकात चीन के साथ भी बनने जा रहे हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि ईरान भी इनके साथ होगा और इंडोनेशिया वगैरह भी शायद इस इत्तेहाद का बहुत जल्द हिस्सा बन जाए। तो इस तरह से ये सारी गेम बनेगी और अब यहाँ से इनका जवाल शुरू होगा इसराइल का और ये ईरान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। डरते हैं ये बहुत ज्यादा ईरान से क्योंकि इज़ाकेल 38 की का जो बाब है इनकी ओल्ड टेस्टिमेंट में उसके हवाले से इनको बहुत ज्यादा खौफ है रशिया और ईरान का, और अपने इसी खौफ को खत्म करने के लिए इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है और इस सब के पीछे MI6 मौजूद है। और वो कौन सा ऐसा बंदा है इस वक्त जो इस सारे प्लान को तरतीब दे रहा है और इन सारी जंगों को तरतीब दे रहा है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। अभी एक गुफ्तगू मेरे सामने आई थी इंडियन मीडिया की, तो इसमें एक बंदा है वो मुस्लिम ही है, तो इस बंदे का जिक्र कर रहा है जो इन सारी जंगों को तरतीब दे रहा है और ये सारा प्लान वो कर रहा है। तो ज्यादा और बातें ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं इंडियन मीडिया के प्रोग्राम की तरफ। लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया में शांति तो भंग हो चुकी है, एक अराजकता का माहौल है। कोई कानून नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो मन करे आप कर सकते हो।
इजराइल ने और अमेरिका ने दुनिया को जता दिया है कि हम दुनिया के किसी लिखित कानून को नहीं मानते हैं, किसी विधान को नहीं मानते हैं। जो मन करेगा वो हम करेंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। अमेरिका ने अपनी कांग्रेस से भी परमिशन नहीं ली थी फॉरेन इंटरवेंशन के लिए, ये भी सही है। लेकिन अब वो आज सोमवार की रात को जब उनकी कांग्रेस में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि आप इसको अप्रूव कर रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़कर वो आराम से पास हो जाएगा, मेरा अनुमान है। क्योंकि अमेरिका की जो इस टाइम कांग्रेस है, वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर काम कर रही है। दूसरी बात, ये जो सारा हमला हुआ है, इस हमले को अगर हम एक चार्ट के थ्रू देखें जो मेरे पास है कि किस ढंग से ये हमला हुआ था, तो ये उसका चित्र है। यहां पर इजराइल के साथ साथ जॉर्डन और सीरिया का एयर स्पेस भी यूज किया गया है और खुलकर यूज किया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक किस्म से पिट्ठू हैं सारे के सारे। और मकसद एक ही है कि इस समय जिसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय ईरान। वो जो ट्रम्प कल तक कह रहे थे कि हमारा मकसद पूरा हो गया, और जेडी वेंस का कहना था कि वी आर नॉट एट वॉर विद ईरान। ट्रम्प साहब ने घोषणा कर दी आज रात को ही कि तख्ता पलट करना ही अब हमारा मुख्य उद्देश्य है, कि खामनेई जाएगा और वहां पर अपना कोई पिट्ठू बिठाया जाएगा। इसके बीच में एक बिल लाया जा रहा है, बड़ा बिल है, सेनेट के अंदर 80 सेनेटर्स को समर्थन मिल गया उसका। टोटल 100 सेनेटर होते हैं, तो हर प्रोविंस के लिए 2 सेनेटर होते हैं, यानी कि अमेरिका की राज्यसभा। ये जो बिल है अपने आप में, इसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। 80 सेनेटर ने इसको सपोर्ट कर दिया है और इस बिल के द्वारा वो भारत और चीन को साइडलाइन करना चाहते हैं। इस बिल को इकोनॉमिक बंकर बस्टर के नाम से पुकारा गया है और लिंडसे ग्रैहम जो सेनेटर हैं, उनका कहना है वी आर प्रिपेयरिंग टू पास ए रशिया सैंक्शन बिल दैट इज एन इकोनॉमिक बंकर बस्टर अगेंस्ट रशिया, इंडिया एंड चाइना फॉर द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मुझे ये नहीं समझ आया कि भारत ने ब्रूटल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कब किया या चाइना ने ब्रूटल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कब किया। ये जो ट्वीट आया है इसने मुझे शॉक किया है। और लिंडसे ग्राहम इनका नाम है, सेनेटर हैं ये, और ये कहते हैं कि इस बिल के अंदर प्रोविजन है, बिल के अंदर इंडिया और चाइना का नाम नहीं है लेकिन ट्वीट में है। वो कहते हैं कि अगर आपने रशिया से कोई भी एक माल खरीदा, 1 ग्राम भी तेल खरीदा या कुछ और खरीदा, तो आप दोनों देशों के ऊपर 500% की ड्यूटी लग जाएंगी, अनलेस यू एग्री टू सप्लाई द आर्म्स एंड अदर थिंग्स टू यूक्रेन। व्हाट एन एब्सर्ड बिल यार। मुझे लगता है कि एक एब्सर्डिटी की एक हाइट होती है, उसको भी क्रॉस कर गए हैं। शायद वो भारत को दबाव में लाना चाहते हैं, चीन को दबाव में लाना चाहते हैं। भारत तो खैर तेल खरीदना नहीं छोड़ेगा, बहुत दबाव थे तब भी वो खरीदता था, अभी भी पिछले महीने भी 40% तेल उसका रशिया से आया है, और चीन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। शायद ये एक दादागिरी जमाने का एक आखिरी हथियार और आ रहा है, और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, अब मेरे पास इतनी ताकत है। शायद इस बात का अमेरिका को अब एहसास हुआ कि मेरे सामने कोई नहीं खड़ा, और इसराइल के थ्रू उसने एक इस किस्म की पावर्स गेन कर ली है कि ये दोनों कंट्री पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि टच मी नॉट, अदरवाइज मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। अगर ये आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद हो गई थी तो वॉर किस लिए फिर? फॉर व्हाट? व्हाई आर बॉम्बिंग नाउ, राइट नाउ ईरान? इसका कारण क्या है? लेकिन हम बॉम्बिंग करते रहेंगे, और ट्रंप ने रात में एक स्टेटमेंट दिया, आई विल नॉट स्टॉप नेतन्याहू फ्रॉम बॉम्बिंग द ईरान। मकसद क्या है अल्टीमेटली आपका? व्हाट यू वांट टू डू नाउ? अब मैं उसकी मिसाइल के जखीरे को भी खत्म कर देना चाहता हूं। आई डोंट वांट ईरान टू हैव द मिसाइल्स इवन। आप तो उसके आत्मरक्षा के सारे अधिकारों को छीन लेना चाहते हैं। दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट सीन बिफोर, लेकिन शायद इसके द्वारा एक नया समीकरण पैदा हो सकता है। हो सकता है आप सत्ता तो पलट कर देंगे वहां पर, लेकिन उसके बाद जो केओस होंगे, और आप वही केओस पैदा करना चाहते हैं जो सीरिया में है, इराक में है, लीबिया में है। बट आई थिंक द पर्शिया इज अ डिफरेंट लैंड, आई बिलीव सो। उसको डिसमेंबर करना चाहते हैं, 3 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। कामयाब होंगे क्या? क्या
सीरिया को गंवाने के बाद रशिया एफोर्ड कर सकता है कि ईरान को गंवा दे? क्या चीन ईरान को गंवा सकता है? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके ऊपर, अपने मेहमानों की राय लेना चाहूंगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं विद्वान सुरेंद्र दुबे जी, वहीद नसीम साहब, विनय ठाकुर जी, राकेश अच्छा जी, स्वागत है आपका। वहीद साहब, आप बीच में गाड़ी में हैं, आप रुके हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो सर, मैंने जी कुछ हालात जो नए हैं वो मैंने बयान किए हैं, बाकी सबको हर चीज पता है आज की डेट में। ये बॉम्बिंग अब क्यों हो रही है, मुझे तो उसका मकसद ही समझ में नहीं आता। मैं मैं आपसे जानना समझा। चाहूंगा कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर ये? जी जी जी। लगभग अ, लगभग 7 मिनट का एक फीड देंगे, उससे लंबा नहीं लेंगे सर। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, मेरी आवाज ठीक मिल रही है आपको? जी, जी, कैरी ऑन। जी। लिंडसे ग्राहम के ऊपर मैं अभी तक 3 प्रोग्राम बना चुका हूं। दरअसल यही वो फसाद की जड़ है। इसको हल्के में सिर्फ एक सेनेटर की तरह ना लें, क्योंकि ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में शामिल है और ये लगभग 25 साल से एक्टिव भूमिका निभा रहा है। यही वो इंसान है जिसने पूरा का पूरा प्लान तैयार किया, सिक्योरिटी का एडवाइजर भी है, और ये वो है जो वहां हथियार लॉबी है या ज़ायनिस्ट लॉबी माना जाता है, जिसने 98% पेंटागन को यहूदी या इजरायली लॉबी से भर रखा है। तो ये जो तमाम फंडिंग करके इनको पकड़ते हैं, तो इसमें लिंडसे ग्राहम एक मुख्य फैक्टर है, जिसके दबाव में इस वक्त ट्रंप और जेडी वेंस ये तमाम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे पूरी जो इजरायली लॉबी है, MI6 है, ब्रिटेन है, बहुत कुछ उसके पीछे है। वो अकेला सिर्फ लिंडसे ग्राहम नहीं है। तो लिंडसे ग्राहम ने जो कुछ बातें कही हैं, आपको बता दूं कि लिबिया को बर्बाद करना, या यहाँ पर जो है सोमालिया, उसके बाद ये आपका सीरिया कांड, इराक कांड, ये अफगानिस्तान, सब में सिर्फ आप खोज के देखिएगा लिंडसे ग्राहम का प्रोग्राम है। और इसमें सबसे एंड में लिंडसे ग्राहम ने ईरान को रखा था आखिरी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, और लिंडसे ग्राहम पर ये युद्ध शुरू होने से पहले मैं पूरा एपिसोड बनाया था। तो मैं आपको यहाँ ये जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को चूंकि इस नाम के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए वो समझ नहीं पाते कॉन्स्पिरेंसी क्या है। इवन ये पूरा का पूरा एक प्लान है जिसमें जो पूरब है उसे समाप्त करके सिंगल पोलर वर्ल्ड जो अमेरिका से होल्ड हो। मगर इसमें एक और गेम है, आपको ये पता होगा कि पता ही है, जो नहीं पता दर्शकों के लिए मैं बोल देता हूं कि दरअसल CIA और तमाम एजेंसियों का, मोसाद का नाम आता है, मगर इसमें सबकी जड़ जो है वो 6 नंबर है, MI6 है। तो MI6 वो चुपचाप काम करती है, शोर नहीं बचाती, क्रेडिट नहीं लेती, अपना काम करती है, फंड करती है, और इसके पीछे वो तमाम रोथ चाइल्ड बैंकिंग फैमिली है जो इस पूरे मसीहा को बुलाने के लिए होली लैंड यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए अमेरिका का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर एक जो है एक दूसरी पॉलिसी, जिसे इसको इन्होंने नाम दिया था द ग्रेट गेम, और उसके बाद ये कुछ फेल हुआ तो इसको इन्होंने नाम दिया द न्यू ग्रेट गेम। इसके काउंटर में ग्रेटर यूरेशिया जो प्लान चल रहा है रशिया का, उसमें ईरान का फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि ब्रिक्स में जिस तरीके से और BRI में जिस तरीके से ईरान का इस्तेमाल होना है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो ढुलमुल है, कभी इधर है, कभी दाएं है, कभी बाएं है, और कभी कहीं भी नजर नहीं आती। तो इसलिए जो एक मुख्य पिलर था ब्रिक्स का, या BRI में भी बहुत अहमियत देनी थी, उसको भारतीय डिप्लोमेसी ने चूक करके गवा दिया है। अब ये कहीं स्टैंड नहीं करते। अब उसकी जगह पर पूरी मेहनत करके चाइना और रशिया ने तैयार किया ईरान को खोने की स्थिति में रशिया और चाइना नहीं है। ये जो ईरान में हो रहा है, दरअसल ये ईरान में एक मुस्लिम जगत को कंट्रोल और बैलेंस करने का, और दूसरी बात चाइना और रशिया को रोकने का, उनके बढ़ते कदमों को, क्योंकि अभी 150 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो पीटरबर्ग में मौजूद थे, और अभी और इकट्ठे होने जा रहे हैं 20 देशों के। और तो यहाँ 40% से ज्यादा GDP रशिया और चाइना के साथ मिलती हुई दुनिया में नजर आ रही है। एक 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 स्ट्रेटेजी प्लान की है जो मैं आपको बता दूं। देखिए, ना कि सिर्फ इस्लामिक, मगर इस्लामिक जगत के साथ रशिया और चाइना ने अपने गठबंधन को बहुत मजबूत करने की स्ट्रेटेजी बनाई है, आर्थिक भी, और फिर उसके बाद इसको जो है वो युद्ध परिणामों के लिए भी इसको अघोषित है, ये घोषित नहीं होती है, मगर इंटरनल पॉलिसी है। इसमें अलेक्जेंडर दुगिन शामिल है, इसमें दमित्री देव शामिल है, इसमें थिंक टैंक शामिल है। ये पूरा का पूरा एक प्लान तैयार है, और ये प्लान जो है
वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जब हम आप बात कर रहे हैं तो रशिया मॉस्को के अंदर आगार अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर बात चल रही है। अलबत्ता मुझे नहीं लगता जो है कि अमेरिका इस जंग को यहाँ जीतने जा रहा है। मीडिया कंट्रोलिंग सिस्टम है, मीडिया में हवा जरूर खड़ा किया जा रहा है। असल कहानी ये है कि उनकी जो वो लैब थी जिसमें ये जैविक परीक्षण भी किया करते थे इजराइल की, वो भी उड़ा दी गई है, और बहुत सारे वेपन शोध के वो तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशन इजराइल की भी उड़ा दी गई है, जिसकी खबर बाहर नहीं आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप जो है क्या ये सब कुछ करना चाहता है? तो मेरी ओपिनियन ये है कि ट्रंप पर जबरदस्ती, क्योंकि 98% जायनिस्ट, यहूदी, इन सब की जो है वहां पर कंट्रोल सिस्टम है, और सीनेट में भी हमेशा 53% से ज्यादा जो मेंबर सीट होती है वो यहूदियों की कंट्रोल में होती है। तो इस वजह से वहां के राष्ट्रपति को मजबूरी के वहां की कांग्रेस, सीनेट सब कुछ अगर उसका फेल कर देगी और आज ही उस पर अगर महाभियोग लागू कर देगी तो ट्रंप क्या कर लेगा? तो सवाल ये है कि ट्रंप को भी एक ड्रामा करना पड़ रहा है। मैं नहीं मानता कि ट्रंप जो कह रहा है वो करेगा, जेडी वेंस जो कह रहा है वो करेगा। अलबत्ता अगर ऐसा करना होता तो वोरा साहब, मेरा मानना है कि 10 दिन का टाइम ईरान को इजराइल को पंगु बनाने के लिए वो कभी ना देते। इतिहास में उन्होंने 6 घंटे से ज्यादा दुनिया के किसी देश को टाइम नहीं दिया। जब भी इजराइल की तरफ कोई खड़ा होके आया, 6 घंटे के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस ने जाके उसको बचा लिया। पहला मौका है कि 10 दिन, 9 दिन पूरे दिए गए, 9 दिन में एक तरह से उसको पूरा एक्सपोज कर दिया कि इजराइल नथिंग विदाउट अमेरिका, विदाउट ब्रिटेन, इवन अमेरिका के बगैर वो कुछ भी नहीं है। ईरान का जिसके पास एयर फोर्स यानी कि बहुत बड़े एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, वो भी इसको जमीन में उतार सकता है और इसके तमाम थार्ड, पैट्रियट, एरो, डायरन डोम, इन सब की हवा निकाल सकता है। तो एक तरह से अब डायरेक्ट इस मैदान में जो एंटर कर रहा है अमेरिका का मेरा ये मानना है कि वो इस युद्ध में जब अभी शुरू करेगा तो मुस्लिम जगत को बचाते हुए वो इंटरनल युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। ये प्लान है उसका लिंडसे ग्राहम का। लिंडसे ग्राहम की टीम जो है मोसाद के, MI6 के साथ मिलकर काम करती है और वो जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगला हमला 48 घंटों के अंदर इराक और सीरिया के अंदर ईरान जो है वो अमेरिकी बेस को उड़ा देगा, और ऐसे में नॉर्थ कोरिया से जो वेपन्स आएंगे और रशिया डायरेक्ट S-500 वो अगले 8 दिनों के अंदर ईरान की रक्षा के लिए भेज सकता है। तो चूंकि चाइना और रशिया के पास ईरान को लूज करने की स्थिति है ही नहीं, और जो जहां तक आपने भारत की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि भारत अपनी पॉलिसी की वजह से जरूर जो है वो धमकी में आ रहा है। मैं यकीन दिलाता हूं भारत के थिंक टैंक को, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, अमेरिका और इजराइल कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका वक्त खत्म हो चुका है। बहुध्रुवीय दुनिया बनने जा रही है, भारत उसमें एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। ये जो ड्रामा मीडियाबाजी में लिंडसे ग्राहम और ये सब इजराइल का किया जा रहा है, ये बकवास है। अभी अमेरिका खुद गृह युद्ध के कगार पर पहुंच रहा है। जो बिल पास किया जाएगा वोरा साहब, उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या नेतन्याहू यानी बीबी अमेरिका की जनता से ज्यादा प्यारा हो गया है, क्योंकि अमेरिका की 63 से 65% जनता ने इस पे हमला किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।